प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य ने अनेकानेक राजकुमार और राजाओं को, साथ ही विचक्षण प्रतिभा के जो धनी थे ऐसे उद्भट विद्वानों को राजकुमारी लीलावती के कारागृह से मुक्त करा दिया। उनको यथोचित सम्मान देते हुए अतिथि गृह के अंदर 2-3 दिन के लिए विश्राम हेतु प्रेषित कर दिया। इन 2-3 दिनों में ही उनके चेहरे की जो रौनक थी फिर से लौट आई। सभी गदगद थे, सभी हर्ष विभोर थे। उस यातना से परिपूर्ण कारावास से मुक्त होने के पश्चात कतिपय राजकुमार और राजा अपने अपने देश जाने के लिए समुद्यत थे और महाराज विक्रमादित्य की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि इतने दिन रुके हो, कुछ दिन और सही। अतिशीघ्र हम दोनों विवाह के बंधन के अंदर आबद्ध होने जा रहे हैं और ऐसे पावन पुनीत प्रसंग पर आपका आशीर्वाद नहीं मिले तो कैसे होगा। तो हमारे विवाह के साक्षी आप बनिए, हमें आशीर्वाद दीजिए और उसके पश्चात आप यथेच्छ अपने अपने स्थान पर विदा हो जाइए। तब तक आपके समस्त देशों में मैं सूचित कर देता हूं कि आप यथाशीघ्र वापस अपने देश पहुंच रहे हो। सभी हर्ष विभोर हो गए महाराज विक्रमादित्य की बात सुनकर। शीघ्र ही विवाह का मुहूर्त निकाला गया। इस बीच महाराज विक्रमादित्य और राजकुमारी लीलावती घंटों बातें करते, घंटों एक दूसरे के विचारों से एक दूसरे को आकर्षित करते, समझते, क्योंकि विवाह देखने का जो नजरिया है वो एक जैसा होना चाहिए। साथ चलना एक अलग बात हो गई और एक नजरिए से देखना एक अलग बात हो गई। विवाह ऐसा ही होता है। विवाह 7 जन्मों का बंधन होता है। विवाह एक दूसरे को समझने की भावना का प्रतीक होता है। विवाह में अपना अपना उत्तरदायित्व समझने की ललक होती है, झलक होती है। दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया था। शीघ्र ही विवाह का मुहूर्त निकाल लिया गया। महाराज विक्रमादित्य ने उज्जैनी नगरी के अंदर भी द्रुतगामी अश्वारोही के साथ एक संदेश भिजवा दिया अपने प्रधानमंत्री को कि इस तरह से विवाह सुनिश्चित हो रहा है। जो इष्टमित्र है, इष्टगण है, उन्हें यथाशीघ्र कंचनपुर भेज दिया जाए और मैं भी विवाह संपन्न होते ही पुनः उज्जैनी की ओर प्रस्थान करने के लिए समुद्यत हो जाऊंगा। राजकुमारी लीलावती को लेकर यथाशीघ्र मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। तब तक जिस तरह से आपने सुचारू रूप से उज्जैनी की देखरेख की है और कुछ दिनों के लिए आप करते रहिए। विवाह का दिन नजदीक आ गया। सखी सहेलियां और संपूर्ण कंचनपुर के नगर निवासी अत्यंत हर्ष विभोर थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रत्येक घर के अंदर ही विवाह हो, क्योंकि राजकुमारी लीलावती को इससे ज्यादा सुंदर, इससे ज्यादा विचक्षण और कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता था। समय पंख लगाकर फटाफट उड़ जाता है। विवाह का दिन भी आ गया। विवाह संपन्न हुआ हर्षोल्लास के साथ और 2-3 दिनों के अंदर ही महाराज ने
यथा योग्य सुचारू रूप से शासन चलाने वाले को कंचनपुर का उत्तराधिकारी नियुक्त कर उसे जिम्मेदारियां सौंपकर उज्जैन की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयारी कर ली। सुविशाल सेना महाराज विक्रमादित्य के साथ थी, क्योंकि जितने जितने राजा और राजकुमार थे उन्होंने कहा कि हम आपको उज्जैनी पहुंचा कर ही अपने स्थान पर लौटेंगे। उन्होंने भी अपनी अपनी सेनाओं को बुला लिया था। सुविशाल सैन्य दल इतना भयंकर दिख रहा था जैसे कोई समुद्र हो। महाराज विक्रमादित्य ने जो सेनापति सबसे आगे चल रहे थे जिस देश के, उन्हें बुलाकर आदेश दिया कि एक श्वेत ध्वज और दूसरा केशरिया ध्वज हमेशा के लिए, जब तक कि हम उज्जैनी नहीं पहुंचते हैं, ये दोनों परचम लहराते रहने चाहिए। सेनापति ने यथाज्ञापयति देवः, जैसी आपका आदेश, जैसा आपका निर्देश, जैसी आपकी इच्छा, वैसा ही होगा कहकर सर झुकाते हुए हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, एक प्रश्न है, श्वेत और केशरिया ध्वज ही क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य है? महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि तुम सेना का संचालन करते हो, तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। श्वेत जो ध्वज है शांति का और एकात्मता का प्रतीक है, और केशरिया जो है वो मांगलिक उत्सव का प्रतीक है। ये दोनों ध्वज जब लहराते रहेंगे, क्योंकि इतनी सारी सेना को देखकर मालव प्रांत तक पहुंचते पहुंचते हमें 3-4 राज्यों से निकलना पड़ेगा, और इन 3-4 राज्यों के राजा या उसकी प्रजा कहीं भयभीत ना हो जाए, उन्हें संकट देखकर परेशानी ना खड़ी हो जाए और कहीं वे कुछ कर ना बैठे। अतः केशरिया और श्वेत ध्वज का परचम लहराना ही चाहिए। दोस्तों, कितनी उदात्त विचारधारा, कितना ख्याल रखा जा रहा था। प्रजा का संचालन करने वाला राजा ऐसा ही होना चाहिए। हमारा अहोभाग्य है कि आज भारत देश को भी ऐसा राजा मिला है, जो कि देश विदेशों के अंदर भी हमारे हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है। इस विषय में मैं कहीं और कभी और बोलूंगा। महाराज विक्रमादित्य की सवारी निकल पड़ती है। एक सुविशाल जंगल के अंदर महाराज विक्रमादित्य का पड़ाव रुकता है। अभी उज्जैनी आने में काफी समय था। प्रकृति का सौंदर्य निहारते हुए महाराज विक्रमादित्य चले जा रहे थे। साथ में सुविशाल सैन्य, अनेक राजाओं से परिचय होने के पश्चात महाराज विक्रमादित्य गदगद हो रहे थे। सचमुच में इनको आजाद करके, इनको कारागृह से छुड़ाकर मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि ऐसे ऐसे उद्भट विद्वान थे उसके अंदर। और महाराज विक्रमादित्य ने कह ही दिया, यदि आप में से कोई उज्जैनी में ही स्थायी होना चाहते हैं, जो कि उद्भट विद्वान थे, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। बाकी राजा और राजकुमारों को यही कहा कि तुम अपनी प्रजा को इसी तरह से वात्सल्यता, परिपूर्णता के साथ साथ उनके जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने का प्रयास कीजिए। महाराज विक्रमादित्य के बैठक में जब शाम को उनका पड़ाव लग जाता था, तो समस्त राजा, महाराजा और विद्वद्गण महाराज विक्रमादित्य को घेर कर बैठ जाते थे और महाराज विक्रमादित्य से अपने राज्य को किस तरह से संचालन करना, अपनी प्रजा को किस तरह से खुशहाली फैलाते हुए उनको प्रफुल्लित रखना,
अनेक अनेक बातों को सीखते थे। प्रजा के अंदर, प्रजा के मन मस्तिष्क के अंदर राजा के प्रति आदर भाव हमेशा हमेशा के लिए कैसे बना रहे, इन बातों को बारीकी से वे समझने की कोशिश करते थे। राजकुमारी लीलावती भी यह सब कुछ देखकर हर्ष विभोर हो रही थी। सचमुच में दोस्तों, जीवन संगिनी जब अपने पति को चारों ओर से इस तरह से बड़े बड़े राजा महाराजाओं के द्वारा घिरा देखकर और इतना आदर और सम्मान पाते हुए देखकर हर्षाभिभूत तो होनी ही वाली है। और राजकुमारी लीलावती ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरा जीवन इस तरह से धन्य धन्य हो उठेगा। एक दिन बातों बातों में जब महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि तुम्हें ऐसी कठोर प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए थी कि 4 बार मुझे कोई बोलने के लिए उद्यत कर देगा तो ही मैं विवाह करूंगी। लीलावती ने कहा कि महाराज, यदि मैं यह प्रतिज्ञा नहीं करती तो कोई भी मेरे दरवाजे पर आता और विवाह का प्रस्ताव रख देता। मुझे यह प्रतिज्ञा की वजह से ही आप जैसे महापुरुष मिले हैं। महाराज विक्रमादित्य के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। उनकी इसी तरह की वार्तालाप करते करते मालव प्रांत की सीमा के अंदर वे प्रविष्ट हो चुके थे। और दोस्तों, मालव प्रांत में आते ही राजकुमारी लीलावती फिर से बोली, जो कि अभी रानी लीलावती हो चुकी थी, कि महाराज अब तो बता दो वह रहस्य क्या है। किस तरह से पुष्पदान बोलने लगा था, किस तरह से मेरा कंठहार बोलने लगा था, किस तरह से वह जलकुंभ बोलने लगा था, किस तरह से वह दीपक, ये सभी क्यों बोल उठे थे। यह रहस्य अब तक मुझे खाए जा रहा है। आपको आप बताना ही पड़ेगा। महाराज विक्रमादित्य वेताल की बात अब किस तरह से रानी लीलावती को सुनाते हैं, किस तरह से उन्होंने उसे सिद्ध किया था, यह तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। और मेरे ख्याल से अब आपको ज़्यादा विलंब नहीं करना पड़ेगा। कल इस विषय के ऊपर सब कुछ बताते हुए इस एपिसोड को, इस धारावाहिक को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही कोई छोटी छोटी कहानियाँ लेकर, जो कि आपके जीवन में एक अलौकिक प्रकाश से प्रकाशित करने की चेष्टा कर रही हो, आपके अभ्युदय के लिए, अभ्युन्नति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो कि कुछ करने की आपको हिम्मत दिलाने में कामयाब हो सकती है। ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ लेकर मैं आपके सामने हमेशा के लिए उपस्थित रहूँगा। हमेशा प्रतिदिन एक कहानी आपको मेरी इस YouTube चैनल के ऊपर सुनने के लिए मिलेगी। आप अपने पूरे परिवार के साथ में ये कहानियाँ रात को सुनते जाइएगा। जरूर किसी न किसी के जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।